मॉड्यूल 12 हम स्टार्ट करते हैं ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। ठीक है, ELB देखो आपका EC2 जो सर्विस होता है ना, उसका ही आप इसको सब रिसोर्स आप मान लें, बट डेडिकेटली एज अ सर्विस हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, ELB अपने आप में एक सर्विस आप बोल सकते हैं, बट EC2 में अगर आप AWS में ELB का प्रेजेंस आप देखते हैं, ये सर्विस कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो ELB कम्स अंडर द EC2। ठीक है सीधा सा है, AWS क्लाउड में एवरीथिंग इज वर्चुअल। सर्वर्स भी हम बना रहे हैं तो वर्चुअल है, नेटवर्क भी बना रहे हैं, फायरवॉल, जितनी भी चीजें हमने अभी तक सीखी हैं, ऑल थिंग्स आर वर्चुअल। ठीक है, लोड बैलेंसर एज अ सर्विस अगर आपको AWS क्लाउड में चाहिए। ठीक है, और लोड बैलेंसर भी दो टाइप के हमारे होते हैं इंडस्ट्री में। IT की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, या तो फिजिकल लोड बैलेंसर्स होते हैं या फिर वर्चुअल होते हैं। ठीक है, फिजिकल का मतलब सीधा सा आपने एक ज्यादातर जो मोस्ट पॉपुलर लोड बैलेंसर आपने सुना होगा F5, कंपनीज में जो ज्यादातर यूज होता है F5 लोड बैलेंसर। ठीक है, AWS ने क्या किया, बैकएंड में अपने फिजिकल लोड बैलेंसर्स को ही वर्चुअलाइज करके, तो काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लेवल का लोड बैलेंसर आपको दिया एज अ सर्विस। काम आपका वही है, लोड बैलेंसर एज अ सर्विस क्लाउड में AWS में जो सर्विस हमें मिल रहा है दैट इज ELB। इलास्टिक हम क्यों बोल रहे हैं, ऑन द फ्लाई हम अपने लोड बैलेंसर को बैकएंड वेब सर्वर्स को बिना टच करे मूव करा सकते हैं, अटैच डिटैच हम कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज इलास्टिक। इलास्टिक फीचर हमें ऑन प्रेमाइसेस नहीं मिलता है, ये क्लाउड का फीचर है। ठीक है, अब लोड बैलेंसर जनरली ना हमारा काम इसका वही है, आपके नेटवर्क में, आपके BPC में n नंबर ऑफ एप्लीकेशन सर्वर्स आप रन करते हैं, n नंबर ऑफ आप वेब सर्वर्स रन करते हैं। तो एप्लीकेशन सर्वर्स या वेब सर्वर्स के आने वाले इंटरनेट के ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ऑन बैकएंड सर्वर्स, ये काम है आपका लोड बैलेंसर का। लेकिन लोड बैलेंसर की जरूरत हमें क्यों पड़ता है, ये चीज सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कंपनीज में देखो सबसे पहले एक डिमांड होती है कि ज्यादातर एप्लीकेशंस जो हमारे रन होते हैं ना, वो एज अ क्लस्टर हमारे रन होते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए हम कभी भी लोड बैलेंसर लेके नहीं चलते हैं। अगर एक सर्वर पे आपने सिंगल होस्ट या सिंगल इंस्टेंस के अंदर आपने एप्लीकेशन वेबसाइट अपना रन कर रखा है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक द लोड बैलेंसर। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल मोर देन वन इंस्टेंस पे आपने रन कर रखा है, तो वो एज अ क्लस्टर हो गया, मतलब एक सिंगल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, जिसको आप ग्रुप बोल सकते हैं। क्लस्टर का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, जहां पे आपका हर एक सर्वर पे, क्लस्टर के अंदर चलने वाले हर एक सर्वर पे आपने सेम एप्लीकेशन को इंस्टॉल आपने कर रखा है। लेकिन हम चाहते क्या है कि क्लस्टर के अंदर अगर मेरे 5 सर्वर रन होते हैं, तो पांचों सर्वर एप्लीकेशन के इंटरनेट से आने वाले एप्लीकेशन ट्रैफिक को इक्वली डिवाइड हो, इक्वली ट्रैफिक के लिए वो पार्टिसिपेट करें। अगर मेरे सर्वर्स पे पूरे एप्लीकेशन का ट्रैफिक अगर 1000 रिक्वेस्ट आती हैं, तो ये 1000 रिक्वेस्ट मेरे इक्वली डिवाइड होने चाहिए हर एक सर्वर के लिए। अब लोड बैलेंसर अपना रोल पता है इसमें प्ले कैसे करता है, जैसे कि आपने बोला ये मेरा BPC हो गया, BPC के अंदर हमारे सबनेट्स होते हैं, फिर सबनेट्स के अंदर हम अपने सर्वर्स को क्रिएट करके चलते हैं। ठीक है, इनिशियली लेट सपोज आपने 4 सर्वर अपने एप्लीकेशन के लिए आप लेके चले। ठीक है, अभी तक हम क्या करते हैं, अगर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हमारा चल रहा है, तो स्टैंड अलोन के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक जितना भी आ रहा है, वी हैव द वन सर्वर टू एंटरटेन द एप्लीकेशन ट्रैफिक। बट एक सर्वर में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम चैलेंजेस हमारे सामने क्या हो सकते हैं, ज्यादा ट्रैफिक जब सर्वर पे आता है ना, तो लेटेंसी टर्म हमारे सामने आता है कि यार लेटेंसी हमें सर्वर से या एप्लीकेशन से मिलने लगता है। अब लेटेंसी ना कई रीजंस की वजह से हो सकता है कि स्टोरेज के एंड से लेटेंसी आपका एप्लीकेशन पे आया। स्टोरेज के एंड से कैसे आया,
कि आपका जो वॉल्यूम जहाँ पे एप्लीकेशन का डेटा आपका रखा था, तो एप्लीकेशन ने एक रिक्वेस्ट भेजा डेटा को गेट करने के लिए, और ज्यादा आईओप्स अगर आपके स्टोरेज में हुए तो लिमिटेड ऑफ आईओप्स की वजह से एप्लीकेशन भी आपका स्लो हो सकता है। ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है आपका, नेटवर्क की वजह से। जो निक आपने अपने सर्वर के साथ लिया था उसमें इतना इतना बैंडविड्थ सफिशिएंट नहीं था, जिसकी वजह से कि आपका ट्रैफिक एकदम फ्लो हो, ट्रैफिक आपका बैलेंस रहे, जिसमें कि एप्लीकेशन पर लेटेंसी आपको ना मिले एंड यूजर को। दूसरा रीजन नेटवर्क का हो सकता है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन। जो सर्वर आपने लिया है स्टैंड अलोन, उस पे इतने प्रोसेस आपके जनरेट हुए कि जिसकी वजह से सीपीयू आपका हाई हुआ, और एट द एंड सर्वर का रेस्पॉन्स लो हुआ, जिससे एप्लीकेशन अपने आप से क्या हो गया, एप्लीकेशन के आने वाले नए रिक्वेस्ट जिनको आप प्रोसेस बोल सकते हैं, वो भी क्या होने लगे, टर्मिनेट होने लगे। तो एट द एंड हम करते क्या है इस चीज का सॉल्यूशन करने के लिए, जब मेरे को लगता है कि वन सर्वर इज नॉट सफिशिएंट फॉर माय एप्लीकेशन, सॉल्यूशन हम लोग क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, हम अपने एप्लीकेशन को मोर देन वन सर्वर पे एज अ क्लस्टर, एज अ लॉजिकल यूनिट हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ऑल टुगेदर अपने एप्लीकेशन को मल्टीपल सर्वर्स पे रन कर देते हैं। लेकिन एक एक रिक्वायरमेंट फिर हमारे सामने आता है कि यार जब वन सर्वर था तो हमें पता था कि बैकएंड में एक सर्वर है, एप्लीकेशन मेरा यहीं पे पब्लिक आईपी से मैं इसको ट्रैफिक को सर्वर पे भेज दूंगा। लेकिन जब मल्टीपल सर्वर्स होते हैं और हम चाहते क्या है कि हर एक सर्वर पे सेम एप्लीकेशन मेरा चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक को मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा। होता क्या है, ये मेरा इंटरनेट है, एप्लीकेशन के दूसरी तरफ मेरा इंटरनेट है, और इंटरनेट से एन नंबर ऑफ यूजर्स क्या है आपके एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, सबका ट्रैफिक। अब ये लोग तो सिंगल एप्लीकेशन को ही रन कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रैफिक को जब मेरी एप्लीकेशन पे आता है, लेट सपोज एक वेबसाइट का एग्जांपल मैं आपको दूं, एक वेबसाइट आपने रन कर रखा है www.krnetworkcloud.org, ये आपका वेबसाइट हो गया। अब इस वेबसाइट का जो डेटा है आपने हर एक सर्वर पे सेम रखा है, जब डेटा मेरा इन चारों सर्वर पे सेम है, तो आने वाले वेबसाइट के रिक्वेस्ट को मैं चाहता हूं, रिक्वेस्ट कैन बी सर्व फ्रॉम दिस सर्वर, फ्रॉम दिस सर्वर, फ्रॉम दिस, क्योंकि डेटा एंड कंटेंट ऑफ माय वेबसाइट इज सेम फॉर ऑल दी सर्वर्स। बट वो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे एप्लीकेशन ट्रैफिक के लिए, तो हमने बोला कि यार एक ऐसा बंदा हम यहाँ पे बिठा देते हैं जिसका काम है ट्रैफिक को रिसीव करना और इन सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना बाय रीडिंग द एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। लोड बैलेंसर क्या करता है, अपना रोल प्ले। तो ये जो हमने जो यहाँ पे डिवाइस जो लगाया है, एक लॉजिकल डिवाइस जो हमने प्लेस किया है, वर्चुअल डिवाइस जो हमने प्लेस किया है, दैट इज योर लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का काम क्या है, इंटरनेट से आने वाले ट्रैफिक को रिसीव करना और आगे इन सर्वर्स के लिए इक्वली क्या कर देना, फॉरवर्ड कर देना। अब लोड बैलेंसर के ना दो काम हो गए यहाँ पे। जनरली अभी तक मैंने आपको एक चीज बताया, लोड बैलेंसर ओनली हमें लोड बैलेंसिंग का फीचर अवेलेबल करा रहा है फॉर माय एप्लीकेशन सर्वर्स या वेब सर्वर्स, ओनली लोड बैलेंसिंग का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ना लोड बैलेंसर आपके एप्लीकेशन के लिए हाई अवेलेबिलिटी भी प्रोवाइड करा रहा है। नाउ आप में से कोई बताए कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि हमें इस वाले क्लस्टर में, मतलब ये चारों सर्वर आपके क्या हो गए भाई, एक सिंगल लॉजिकल यूनिट हो गए। इसको आप क्या बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं लॉजिकली, एक लॉजिकल ग्रुप को ही हम क्लस्टर बोलते हैं। लेकिन हाउ वी कैन से कि क्लस्टर के अंदर हमें हाई अवेलेबिलिटी मिलेगा। और आपके लिए एक थोड़ा सा हिंट भी मैं यहाँ पे देता हूँ, क्लस्टर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होता है। आपसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लस्टर, क्या आंसर करोगे आप। अगर एक सर्वर क्लस्टर में डाउन हो गया तो अदर्स स्कैटर कर सकें ट्रैफिक को। क्लस्टर ऑफ हाई एबिलिटी टू अचीव द हाई अवेलेबिलिटी। हाई वही क्लस्टर बात। हम बनाते किस लिए हैं, टू अचीव द हाई अवेलेबिलिटी फॉर माय एप्लीकेशन। और हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, if my one resource will go down, my traffic should be switch over to another active resource, यही होता है ना। Yes.
तो मैंने क्या बोला, अब देखो ये काम लोड बैलेंसर हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग भी ना दो तरीके से हम क्रिएट करते हैं, क्लस्टर की भी सेटिंग किए जाते हैं। मतलब ओएस लेवल से या तो रेड हैट क्लस्टर आप चलाते हैं, पेसमेकर आप चलाते हैं, या फिर वेरिटास क्लस्टर आप इनेबल करते हैं। यही चीज तो करना पड़ता है दोस्तों हमें। हाँ जी। यस सर। तो यहाँ पे अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जब हमारे पास ये चैलेंजेस जब सामने हमारे आते हैं ना, तो हमें क्लस्टरिंग सॉल्यूशन भी इनेबल करना पड़ता है। क्लस्टरिंग अपने आप से हमें नहीं मिलता। वी कैन रन द एप्लीकेशन ऑन मल्टीपल सर्वर्स, बट हाउ वी कैन इनेबल द क्लस्टरिंग बिटवीन द सर्वर्स, तो उसके लिए हम क्लस्टर थर्ड पार्टी सॉल्यूशन हम यूज कर लेते हैं। अब AWS आपसे क्या कहता है कि आपको ना OS लेवल से क्लस्टरिंग यूज करने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको एज अ हाई अवेलेबिलिटी आपको जो अचीव करना है ना, वो काम लोड बैलेंसर को मैंने दे रखा है। और लोड बैलेंसर पता है क्या करता है, आपके सर्वर के रनिंग स्टेटस को क्या करता है, पढ़ता रहता है। एक सिंकअप, एक हार्ट बीट आपके हर एक सर्वर को भेजता है, क्योंकि लोड बैलेंसर को पता है कि बैकएंड में हाउ मेनी सर्वर्स आर अटैच विद दिस लोड बैलेंसर। ये काम लोड बैलेंसर का है। लोड बैलेंसर को ये चीज पता है बैकएंड में कितने सर्वर्स मेरे से अटैच हैं, या जो ग्रुप आपने बना रखा है उस ग्रुप में कितने सर्वर्स आपने एप्लीकेशन के लिए लगा रखे हैं। ये चीज लोड बैलेंसर को पता है। तो लोड बैलेंसर क्या कहता है कि मेरे पास जो ग्रुप है ना, जहां आपने जिसको आप क्लस्टर बोल रहे हैं, उस ग्रुप में हर एक सर्वर की दो स्टेट मेरे को आइडेंटिफाई करनी होती है। एक स्टेट जो होती है वो हेल्दी स्टेट होती है, और दूसरी स्टेट क्या होती है आपकी, हाँ जी, अनहेल्दी स्टेट। मतलब हेल्दी का मतलब क्या हो गया कि उस क्लस्टर में, उस ग्रुप में लोड बैलेंसर के पीछे जितने भी सर्वर्स हैं, हाउ मेनी सर्वर्स आर एक्टिव। हेल्दी सर्वर बोलते किसको है, द पर्टिकुलर सर्वर इज रेडी टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ट्रैफिक, दैट इज योर एक्टिव। और उस सर्वर को लोड बैलेंसर क्या डिक्लेयर करता है, हाँ जी, हेल्दी डिक्लेयर करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि हाउ वी आर चेकिंग सर्वर इज एक्टिव और नॉट। तो मैंने आपको इससे पहले AWS में एक डिफॉल्ट आपका रिसोर्स मॉनिटरिंग टूल है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड वॉच। लोड बैलेंसर विद द हेल्प ऑफ क्लाउड वॉच मैट्रिक्स एक हार्ट बीट या सिंक पैकेट आप उसको बोल सकते हैं, आपके हर एक एप्लीकेशन सर्वर को एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद AWS का जो लोड बैलेंसर वो सेंड करता है पैकेट। और उस पैकेट में अगर आपको रिप्लाई रिवर्ट में सर्वर से रेस्पॉन्स अगर मिलता है, रेस्पॉन्स आपने किया, तो यू विल बी डिक्लेयर एज अ हेल्दी नोड, एज अ एक्टिव सर्वर। और अगर आपने कोई भी रेस्पॉन्स, जब आपको एक पैकेट भेजा गया और आपने रेस्पॉन्स रिवर्ट में नहीं किया, यू विल बी डिक्लेयर एज अनहेल्दी नोड। तो अनहेल्दी का मतलब क्या है, इमीडिएटली लोड बैलेंसर करता क्या है, सपोज करो इस वाले सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, जो ये सर्वर आपने लगा रखा है इस सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम आपको मिला, तो इमीडिएटली लोड बैलेंसर करता क्या है, लोड बैलेंसर विल नॉट फॉरवर्ड एनी ट्रैफिक टू दिस सर्वर। और यही काम तो क्लस्टर का होता है ना भाई। क्लस्टरिंग में भी हम क्या करते हैं, जब आपको लगे कि कोई रिसोर्स मेरा डाउन चला गया तो उसको ट्रैफिक आपने नहीं देना है, यही काम तो कराते हैं हम लोग। हाँ जी, सेम काम आपको HA अगर आपको एप्लीकेशन का चाहिए तो लोड बैलेंसर इस काम को आपको करके दे रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग टूल। यानी कि क्लाउड वॉच के एक इंटरनल मैट्रिक को AWS कॉल, लोड बैलेंसर कॉल करता है, और उस मैट्रिक में सिंपल ये लिखा है कि आप चेक करके आ जाओ वेदर नोड इज एक्टिव लाइव और नॉट। अगर नोड रेस्पॉन्स कर दे तो लोड बैलेंसर को मैट्रिक ये बता दे आके, और दिस इज द इंटरनल प्रोसेस। आप इस चीज को लाइव नहीं देख सकते कि वेदर मॉनिटरिंग इज वर्किंग और नॉट, दिस इज द इंटरनल प्रोसेस। इन्होंने इंटीग्रेशन क्लाउड वॉच का लोड बैलेंसर के साथ ऑलरेडी हमें करके दिया है। हम कोई मैट्रिक नहीं लिखेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, कुछ डेफिनेशन हमें नहीं लिखनी। सिंपल हम ये बताएंगे कि कितने टाइम के बाद आपको ये चेक कराना है कि मेरा सर्वर एक्टिव है कि नहीं। और उसके दो इंटरवल हो सकते हैं, या तो 10 सेकंड के इंटरवल पे या फिर 30 सेकंड के। आगे मैं बताऊंगा आपको हाउ वी कैन डिफाइन। ठीक है, दो स्टेट आपके हर एक ग्रुप में, जो लोड बैलेंसर का ग्रुप या फिर आप सर्वर बोल सकते हैं, हर एक सर्वर की दो स्टेट आपकी होंगी, या तो हेल्दी स्टेट होगी या अनहेल्दी। हेल्दी का मतलब क्या हो गया आपका,
दिस पर्टिकुलर नोड इज रेडी टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ट्रैफिक। अनहेल्दी का मतलब हो गया पर्टिकुलर नोड इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ट्रैफिक। जब ठीक है, लोड बैलेंसर लेंगे तब हमारा क्लाउड वॉच का जो मैट्रिसेस होंगे उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे लोड बैलेंसर में। हाँ राइट। हमें We are not going कोई to भी write any custom metrics. We are not going to use any metrics. नहीं, जो भी हमारा EC2 इंस्टेंस हमारा जो सर्वर मॉनिटरिंग हो रही है लोड बैलेंसर के थ्रू, हमें उस सर्वर पे कुछ नहीं पुट करना कुछ नहीं करना है, एज एन एजेंट। ठीक है। अब इसमें ELB में एक चीज आपको याद रखना है, कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आपके एप्लीकेशन के लेट सपोज 4 सर्वर आपने एप्लीकेशन के लिए लिए आपने इनिशियली, और इनमें से हर एक सर्वर का मैक्सिमम लिमिट है साइमल्टेनियसली, मतलब एग्जिस्टिंग 20 रिक्वेस्ट को हर एक सर्वर रेस्पॉन्स कर सकता है। यानी कि टोटल रिक्वेस्ट अगर मेरे 80 रिक्वेस्ट इस वाले लोड बैलेंसर पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन की तरह अगर आते हैं, तो बैकएंड में जो 4 सर्वर मेरे हैं ना वो विल परफॉर्म वेल। अगर आपसे इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई एक सॉल्यूशन मेरे को चाहिए, 80 रिक्वेस्ट अगर एग्जिस्टिंग होते हैं एक्टिव, तो आपका ये चारों सर्वर बहुत अच्छे से काम करेंगे। अगर सपोज करो कभी ऐसा हुआ गलती से कि एक बार में 200 रिक्वेस्ट, इतना ट्रैफिक एप्लीकेशन का आ गया 200 रिक्वेस्ट, आर दीज 4 सर्वर सफिशिएंट टू एंटरटेन द 200 रिक्वेस्ट? तो आपका आंसर क्या होगा? और प्रॉब्लम हमारे सामने क्या होगी, अगर 200 रिक्वेस्ट मेरे इस लोड बैलेंसर पे आते हैं, तो ये 4 सर्वर सफिशिएंट है इन 200 रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए? अगर लिमिट है 2020 की तो नहीं, करेगा लिमिट ही। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक सर्वर का एक लिमिट तो होता है ना कि इतना मैक्सिमम ट्रैफिक वो एंटरटेन कर सकता है। राइट, तो वो CPU मेमोरी कंजप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि भाई अगर एक वैसे ह्यूमन बीइंग की मैं आपसे बात करता हूँ, हर एक पर्सन जो आपके कंपनी में काम करता है वो भी तो बोलता है ना कि सर 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, मैं 8 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता। उसका भी तो लिमिट है, मतलब उससे ज्यादा कर सकता है, लेकिन आपका उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा? लेटेंसी वगैरह इंक्रीज हो जाएगा, डिग्रेड परफॉर्मेंस होगा। डिग्रेड हो जाएगा। यानी कि सर्वर का स्टोरेज का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, नेटवर्क ज्यादा होगा, CPU ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका सर्वर भी रनिंग टाइम पे क्या कर जाए, क्रैश कर जाए, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या आपका लोड बैलेंसर इन सर्वर्स के इन तीनों रिसोर्सेस को भी मॉनिटर कर सकता है कि नहीं? लोड बैलेंसर को क्या ये पता होता है कि आपके सर्वर का IOPS यूटिलाइजेशन, नेटवर्क का यूटिलाइजेशन, CPU का यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है? क्या ये चीज लोड बैलेंसर पता कर सकता है? आपका आंसर क्या है? हाँ पता जी, कर सकता है? यस सर, कैन डू, क्योंकि सर ये है हमारा क्लाउड वॉच, वो तो करता ही है। देखो क्लाउड वॉच ये काम करता है, लेकिन ये फीचर आपके लोड बैलेंसर में नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन सर जो आपने बोला ना कि क्लाउड वॉच जो इंटीग्रेटेड है, मॉनिटरिंग वो वहीं से उठाता है, तो क्लाउड वॉच तो उस चीज को मॉनिटर करता ही है बाय डिफॉल्ट। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब प्रोडक्शन हमारी एप्लीकेशन होती है ना, उसमें इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, ELB प्लस हम लेके चलते हैं क्या, ASG, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और लोड बैलेंसर, इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें कराना होता है। क्योंकि जो आपका लोड बैलेंसर है ना, वो आपके एप्लीकेशन को पढ़ सकता है, नॉट फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस आपके कौन से होते हैं, स्टोरेज, नेटवर्क और CPU, दीज आर योर फिजिकल रिसोर्सेस। एक चीज बस आपको ये याद रखना है कि लोड बैलेंसर जो है ना, आपके एप्लीकेशन के स्टेटस को पढ़ रहा है, ना कि आपके इन तीनों रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन को। अगर आप चाहते हैं, जैसे हम चाहते क्या है, इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलना चाहिए, अगर मेरे इस लोड बैलेंसर पे एप्लीकेशन का ट्रैफिक ज्यादा हो, तो मैं चाहता क्या हूं कि मेरे एप्लीकेशन के लिए सर्वर्स अपने आप से क्या हो जाने चाहिए भाई, ऐड हो जाने चाहिए, यही तो हम चाहते हैं ना। ऑटो प्रोविजनिंग हो जाएगी। तो ये काम लोड बैलेंसर नहीं कर रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, पूरा कोर्स हम पढ़ लेते हैं, लोड बैलेंसर टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, लेकिन लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप में डिफरेंस क्या है। लोड बैलेंसर आपका जब तक सर्वर एक्टिव उसको मिलेगा ना,
भले ही इस सर्वर की 20 रिक्वेस्ट की लिमिट है और भले ही आपका सर्वर अप टू 40 रिक्वेस्ट अगर रेस्पॉन्स कर रहा है ना, मतलब लोड बैलेंसर को पता है कि ये 40 रिक्वेस्ट के बाद भी मेरा सर्वर क्या है, हेल्दी है, तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को कॉन्टिन्यूअसली क्या करता रहता है, फॉरवर्ड करता रहता है। लेकिन हम चाहते क्या है कि यार हमने एक थ्रेशोल्ड लगा रखा है, हमने बता रखा है कि अगर इस सर्वर का सीपीयू यूटिलाइजेशन इससे ज्यादा हो तो इस ग्रुप में एक सर्वर ऐड हो जाए। तो ये सब काम कौन कराता है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। दो चीजें होती हैं हमारी, एक तो होता है आपका फिजिकल रिसोर्स मॉनिटरिंग, ये काम कौन करके दे रहा है आपका, ये काम कर रहा है आपका क्या, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। और एप्लीकेशन का मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, हाँ जी, एप्लीकेशन मॉनिटरिंग कौन कर रहा है आपका, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर कर रहा है। एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, कोई बताएगा। जैसे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग या एप्लीकेशन मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि एक वेबसाइट आपका चल रहा है, ठीक है। अब वेबसाइट चलाने के लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल आप रन करते हैं, HTTPD या अपाचे सर्वर आप रन करते हैं, हाँ जी करते हैं ना। और उसका जो पोर्ट, जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट हम यूज करते हैं वो पोर्ट 80 होता है। मैंने बोला कि यार इन चारों सर्वर्स में आपको दो चीजें देखनी है, एक तो मेरे वेबसाइट का जो मेन पेज है, डॉक्यूमेंट रूट है, वो आपको अगर रीचेबल मिलता है तो मेरा सर्वर एक्टिव होना चाहिए, और पोर्ट 80 अगर आपका रनिंग स्टेटस में आपको मिलता है तो तब मेरा वेबसाइट ओके है या फिर मेरा सर्वर ओके है। तो लोड बैलेंसर पता है क्या करता है, आपके इन दो चीजों की कॉन्फ़िगरेशन को ही कॉन्टिन्यूअसली चेक करता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं एप्लीकेशन मॉनिटरिंग। लोड बैलेंसर कभी भी ये चेक नहीं करता कि आपके सर्वर का सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा है या कम है, आपके नेटवर्क का यूटिलाइजेशन ज्यादा है या कम है, आपके स्टोरेज में आईओप्स का यूटिलाइजेशन ज्यादा है या कम है। ये चीज कभी भी लोड बैलेंसर आपका चेक नहीं करता है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपसे बोला जाए ना कि लोड बैलेंसर का बेसिकली काम क्या है, तो मॉनिटरिंग जो लोड बैलेंसर करता है ना वो एप्लीकेशन लेवल का करता है बस, वेदर योर एप्लीकेशन इज रनिंग और नॉट, ये चीज लोड बैलेंसर को पता है। एप्लीकेशन अगर चल रहा है तो ये आपका सर्वर जो है वो हेल्दी है, एप्लीकेशन अगर नहीं चल रहा है तो सर्वर क्या है आपका, अनहेल्दी है। क्लियर है सबको, हाँ जी। यस। मतलब कि पोर्ट 80 को पिंग करता रहता है एक तरीके पिंग करता रहता है, या आप बोल रहे हैं कि एक नेट स्टेट कमांड आप सबको पता होगा। नेट स्टेट कमांड क्या करता है, हमें बता देता है कि ओएस के अंदर पर्टिकुलर पोर्ट हमारा लिसन हो रहा है कि नहीं, यही तो बताया था ना, हाँ जी। तो आप ये समझ लें कि लोड बैलेंसर में एक एल्गोरिदम पहले से लिखा हुआ है, उसका काम है सर्वर पे नेट स्टेट कमांड चला के आओ, पोर्ट को लिसन देख लो, अगर लिसन हो रहा है तो सर्वर इज एक्टिव, नहीं हो रहा है तो सर्वर इज डेड, उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर दो आप, ठीक है। और मैं डिटेल में बात करूंगा अभी जब लाइव प्रैक्टिकल इसका देखेंगे, तो एग्जैक्टली आपका जो लोड बैलेंसर हेल्थ चेकअप्स परफॉर्म करता है वो कैसे करता है, उसकी और डिटेल में मैं आपसे अभी बात करूंगा, ठीक है। लोड बैलेंसर में दो चीजें आपको याद रखनी है, ELB में क्या क्या आपके टर्मिनोलॉजीज हैं, और इसमें दो चीजें हैं बस। पहला आपका होता है लिसनर, चाहे आप फिजिकल लोड बैलेंसर पे काम करो चाहे वर्चुअल पे काम करो, ये दो चीजें ही आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। लिसनर का मतलब होता है आप अपने वेबसाइट को कौन से पर्टिकुलर पोर्ट पे आप ओपन करना चाहते हैं, ऑन विच पोर्ट नंबर लोड बैलेंसर विल रिसीव योर ट्रैफिक, ये कॉन्फ़िगरेशन हमें लिसनर में बताना पड़ता है। मतलब लोड बैलेंसर में एक वर्चुअल कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, दैट वर्चुअल कंपोनेंट विल टेल ऑन विच पोर्ट नंबर यू वांट टू ओपन योर वेबसाइट। या तो वेबसाइट आपका पोर्ट 80 पे चल रहा है या वेबसाइट आपका किस पे चल रहा है, 443। मतलब अनसिक्योर वेबसाइट पोर्ट 80 हो गया, बेसिक जो जनरली हम रन करते हैं, और SSL बेस या फिर सिक्योर वेबसाइट HTTPS बेस आप रन करना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि वेबसाइट मेरा सिक्योर है, इसमें एक SSL सर्टिफिकेट मैंने क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो लिसनर क्या होता है दोस्तों, कोई बताएगा। लिसनर is a virtual configuration where we are defining the port number of my website.
हाँ जी, क्लियर है ना। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लोड बैलेंसर का टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन या वेब सर्वर्स। कभी भी लोड बैलेंसर ये नहीं कहता कि आपके अगर 4 सर्वर हैं तो चारों सर्वर को एक एक करके आप ऐड कर रहे हो। लोड बैलेंसर ये कहता है कि भाई एक लॉजिकल ग्रुप बना लो पहले आप, जिसको आप क्लस्टर बोलो, ग्रुप बोलो, टारगेट ग्रुप बोलो, सेम चीज है। टारगेट ग्रुप का मतलब हो गया लोड बैलेंसर के पास एक ग्रुप है, एक टारगेट है जहां पे उसको ट्रैफिक को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, ये समझ लें आप। और उस ग्रुप में क्या होगा, मेरे एप्लीकेशन सर्वर्स होंगे, वेब सर्वर्स होंगे। जिन सर्वर्स पे मेरे को ट्रैफिक रिसीव कराना है लोड बैलेंसर से, वो मेरा टारगेट ग्रुप है। इनिशियली टारगेट ग्रुप में ऐसा कोई लिमिट नहीं होता, हाउ मेनी सर्वर्स वी कैन मैक्सिमम ऐड और व्हाट इज द मिनिमम सर्वर देयर शुड बी। टारगेट ग्रुप में एक सर्वर आपका एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आपने 4 सर्वर लिए, इन 4 में से 3 सर्वर आपके डेड हो गए। ये 3 सर्वर क्या है, आपके डेड है, एक सर्वर आपका एक्टिव है। तो ये चीज हमें याद रखना है, जो सर्वर मेरा एक्टिव है, मतलब लोड बैलेंसर रिक्वायर्ड मिनिमम 1 सर्वर एक्टिव इन टारगेट ग्रुप, तो एप्लीकेशन आपका चलता रहेगा। क्योंकि जितने भी आपके ये एनोनिमस यूजर्स हैं ना, जो इंटरनेट से आपके एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ योर वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन इज योर लोड बैलेंसर। मतलब हमें ये पता है कि मेरे को अपने वेबसाइट का, अपने एप्लीकेशन का ट्रैफिक इस लोड बैलेंसर तक पहुंचाना है। बाद में एक चीज मेरे को आप बताओ, हम लोग जब facebook.com ओपन करते हैं, क्वेश्चंस का थोड़ा आंसर देना, ठीक है, इसको थोड़ा एंटरटेन करते हैं इस टॉपिक को। facebook.com जब हम ओपन करते हैं तो कैन यू इमेजिन कि facebook.com बैकएंड में स्टैंड अलोन सर्वर पे चल रहा है या वी हैव द मल्टीपल सर्वर्स इन बैकएंड? मल्टीपल डेफिनेटली। मल्टीपल सर्वर्स हैं। अब facebook.com ने क्या वहां पे लोड बैलेंसर नहीं लगा रखा होगा? कभी आपको ऐसा एनालाइज होता है कि यार facebook.com बहुत स्लो रेस्पॉन्स कर रहा है, that can be the because of your local internet speed, not because of facebook.com। तो उन्होंने अपने एप्लीकेशन का, अपने वेबसाइट का प्लानिंग कैसे किया कि एंड यूजर को पता है कि facebook.com मैं अपने यूआरएल में टाइप करूंगा और बैकएंड में एक्चुअल में facebook.com जो मैप हो रखा है वो कहां पे हो रखा है, आपके लोड बैलेंसर पे। तो AWS जनरली पता है क्या करता है, आपको लोड बैलेंसर का ना एक पब्लिक एंड पॉइंट देता है। पब्लिक एंड पॉइंट को ही टेक्निकली आप पब्लिक आईपी बोल सकते हैं, या फिर डीएनएस की टर्मिनोलॉजी में हम इसको बोलते हैं ए रिकॉर्ड। AWS में जो लोड बैलेंसर हमें मिलता है ना, उसका पब्लिक आईपी हमें नहीं मिलता। AWS जनरली प्रोवाइड अस द ए रिकॉर्ड, ठीक है। अब उस ए रिकॉर्ड से ही आप क्या करते हैं, ए रिकॉर्ड का मतलब है एक FQDN वैल्यू आपको मिलती है। आप जब भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो बाय यूजिंग द FQDN, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, बताऊंगा प्रैक्टिकल में वेबसाइट आप लोड बैलेंसर से ओपन कैसे कराते हैं, ये चीज आपको बस याद रखना है। तो 2 कंपोनेंट की मैंने आपसे बात किया है, एक आपका होता है क्या, लिसनर, और एक होता है आपका टारगेट ग्रुप। तीसरा आपका एक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसको हम बोलते हैं SSL ऑफलोडिंग। SSL ऑफलोडिंग आपके लोड बैलेंसर का एक फीचर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप AWS में SSL बेस या फिर ऑन पोर्ट नंबर 443 कोई भी वेबसाइट आप रन करना चाहते हैं, थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं स्टॉप कर लेता हूं। आपके लिए क्वेश्चन ये है, लिनक्स में अगर आपको 443 या HTTPS बेस्ड कोई वेबसाइट, सिक्योर वेबसाइट आपको रन करना होता है, तो हम जनरली क्या प्लानिंग करते हैं? हाँ जी, हम लोग SSL सर्टिफिकेट्स परचेज करते हैं। हमें CA सर्टिफिकेट की जरूरत होती है अपने डोमेन के लिए। जिस डोमेन पे हम वेबसाइट रन करना चाहते हैं, वी रिक्वायर द CA सर्टिफिकेट फॉर माय डोमेन, राइट? हाँ जी, यही करते हैं ना। राइट। लेकिन
अब मैंने आपसे बोला कि ये 4 सर्वर आपके एप्लीकेशन के लिए, तो चारों सर्वर पे सीए आपको डालना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है ना Right, for security, right. भाई? डिपेंड ऑन एफक्यूडीएम, डिपेंड ऑन एफक्यूडीएम अगर हमारा डोमेन सेम है तो। डोमेन तो सेम ही होगा ना, जब एप्लीकेशन सेम टाइप का है तो डोमेन 4 थोड़ी रखोगे भाई। आपको पता है कि चारों सर्वर पे मैं ये वाला वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ, तो डोमेन तो सेम ही रखना है ना मेरे को, है राइट। ना? तो चारों सर्वर पे क्या करना पड़ेगा आपको? एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, सीए आपको चारों पे डालना पड़ेगा। ये अभी तक हम लोग करते हैं, लेकिन AWS पता है क्या कहता है आपसे, कि अगर आपने मेरे से ELB का सर्विस ले रखा है ना, तो ELB में आप यहाँ पे ओनली अपने सीए सर्टिफिकेट को क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो। नो नीड टू इंस्टॉल सीए सर्टिफिकेट ऑन इंडिविजुअल सर्वर। लोड बैलेंसर क्या कर सकता है, आपके सीए सर्टिफिकेट को जो आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली लोड बैलेंसर में ही आप इसको इंपोर्ट करा दो। और इस फीचर को ही ये टेक्निकली क्या बोलते हैं, एसएसएल ऑफलोडिंग फीचर। ठीक है दोस्तों? हाँ जी, आपसे कोई पूछ ले कि एसएसएल ऑफलोडिंग फीचर का मतलब क्या है, तो सीधा सा वन लाइन आंसर करना है। इफ वी वांट टू रन द सिक्योर वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसर, in that case no need to install the certificate on individual server, we can directly import my CA certificate on load balancer. This is the answer. ठीक है, क्लियर है सबको? एक लास्ट पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर अवेलेबल। टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर से आप ये समझ लें कि लोड बैलेंसर कराने के या लोड बैलेंस कराने के 4 तरीके AWS आपको अवेलेबल कराता है, या 4 टाइप के लोड बैलेंसर आपको देता है, जिनमें से सबसे पहला जो लोड बैलेंसर है, क्लासिक लोड बैलेंसर। दिस हैज बीन एब्सोल्यूट नाउ। AWS पहले इस लोड बैलेंसर को देता था, अभी उन्होंने इसको क्या कर दिया है, एब्सोल्यूट कर दिया है, मतलब दे हैव डिसकंटिन्यू। इसके जितने भी फीचर्स हैं आपके, उन्होंने अपग्रेड करके अदर जो लोड बैलेंसर के टाइप्स हैं उसमें आपको दे रखा है। क्लासिक लोड बैलेंसर ओनली हमें कंसोल पे दिखता है, बट वी कैन नॉट क्रिएट। दिखता इसलिए है क्योंकि AWS के पास अभी भी कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन को क्लासिक लोड बैलेंसर के बेस पर रन कर रखा है। तो लोड बैलेंसर AWS ने ऑफिशियली बता दिया है कि आप इस वाले लोड बैलेंसर को मूव करके अपने एप्लीकेशन को स्विच कर लो, या तो आप हमारा एक दूसरा लोड बैलेंसर है नेटवर्क लोड बैलेंसर, ये आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक लोड बैलेंसर है इनका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो हम जो पढ़ेंगे वो 2 लोड बैलेंसर ही पढ़ेंगे। AWS ने रिसेंटली एक नया लोड बैलेंसर इंट्रोड्यूस किया है, गेटवे लोड बैलेंसर। ठीक है, यानी कि इनमें से जो ये वाला लोड बैलेंसर है ना, ये लेयर 4 पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर 4 कौन सा होता है दोस्तों हमारा? अगर मैं OSI मॉडल की आपसे बात करूं तो ट्रांसपोर्ट ही होता है ना। हाँ जी, जहाँ UDP और ट्रांसपोर्ट TCP लेयर, काम करते हैं आपके, है ना? ट्रांसपोर्ट लेयर। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमारा क्या होता है, ये लेयर 7 का है। ठीक है, मतलब बॉटम टू अप में चल रहा हूं। वैसे एप्लीकेशन लेयर क्या होता है आपका, फर्स्ट होता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर काउंट करते हैं तो एप्लीकेशन लेयर हमारा क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, और गेटवे लोड बैलेंसर जो है आपका, ये कौन सा है, लेयर 3। आपने एक टेक्नोलॉजी सुना होगा अभी, NFVI, मतलब इस वाले लोड बैलेंसर को AWS ने अभी प्रीव्यू मोड पे रखा है। जितना भी VNF, मतलब जो कंपनी आपका VNF डिप्लॉयमेंट करते हैं ना, वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन, सबसे ज्यादा टेलीकॉम में इसकी डिमांड है इस टाइम। तो लोड AWS ने क्या किया है, टेलीकॉम कंपनीज के लिए भी ये सॉल्यूशन दे दिया है उन्होंने, कि अगर आपके वर्चुअल अप्लायंसेस, जिनको आप BNF बोलते हैं, वो अगर किसी इंस्टेंस के अंदर आपने रन कर रखे हैं और उसके लिए अगर लोड बैलेंसर की आपको डिमांड हो, तो VNF में आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर फिट नहीं होता है। वहां पे IP बेस्ड लोड बैलेंसर की जरूरत होती है। तो IP बेस्ड जो लोड बैलेंसर नया इंट्रोड्यूस किया है वो गेटवे लोड बैलेंसर है। स्टिल ये आपका अभी प्रीव्यू मोड में है, मतलब AWS इज टेकिंग द इनपुट्स फ्रॉम द कस्टमर।
अगर उन्होंने बोला कि हमारा एप्लीकेशन इस पे सही चल रहा है, जो VNF जो इंस्टेंसेस हमने डिप्लॉय करे हैं, अपने अप्लायंस जो यहाँ पे डाले हैं, वो ठीक से रेस्पॉन्स कर रहे हैं जैसा हमारा ऑन प्रीमाइसेस हमें मिलता है, देन दे विल कंटिन्यू विद द गेटवे लोड बैलेंसर। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे 2 ही लोड बैलेंसर हमें पढ़ने हैं, नेटवर्क और एप्लीकेशन। ठीक है, थ्योरी में आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, PDF मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर रखा है। ELB is a managed service of AWS. You do not need to worry about its scalability and high availability. We are getting 2 features, load balancing and high availability with the help of load balancer. ठीक है, Elastic Load Balancer distributes incoming application traffic across multiple EC2 instances in multiple availability zones. Within the BPC एक चीज आपको याद रखना है, भले ही आपके different availability zones में आपके सर्वर चल रहे हैं, तो load balancer can distribute the traffic across the multiple EC2 instances plus multiple availability zones में भी। ठीक है, load balancer में सबसे पहला कंपोनेंट मैंने आपको listener बताया। You configure your load balancer to accept incoming traffic by specifying one or more listener. A listener is a process or component that checks for the connection request. It is configured with a protocol or port number जिस पे कि आप अपने वेबसाइट को रन करना चाहते हैं। ठीक है, टारगेट ग्रुप आपका क्या है, where your application और वेब सर्वर्स आर रनिंग। ठीक है, इसके बाद 3 डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट, ये पुराना है तो यहाँ पे 3 मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें से क्लासिक आपका भी एब्सोल्यूट हो गया है। एक नया लोड बैलेंसर AWS ने दिया है मार्केट में, गेटवे लोड बैलेंसर। ठीक है, तो थ्योरी क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, विल रिज्यूम विद द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है।